नमस्ते मेरी प्यारी जनतागण, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल पीपल आर डूइंग गुड, ग्रेट एंड सेफ एट योर प्लेसेस। मेरा नाम है पलक राजपूत, आप सभी की कॉमर्स वाली दीदी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का पढ़ ले 11th कॉमर्स पे, जहां पर आज मैं आप लोगों को अकाउंटेंसी पढ़ाने वाली हूँ। और मैं अब अकाउंटेंसी ही पढ़ाने वाली हूँ। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस कर लिया था कि हम लोग किस अप्रोच को फॉलो करने वाले हैं, कौन सा चैप्टर पहले करने वाले हैं एंड कैसे करने वाले हैं, ठीक है। और अब आपको आपके दो और सब्जेक्ट्स हैं जो कि है आपका बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स। उसके लिए आपके पास में अलग अलग भैया दीदी हैं। तो आप आई होप आप लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा होगा उन लोगों से पढ़ने में भी। तो चलिए हम अकाउंट्स का सिलेबस खत्म करते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पर 5 चैप्टर पढ़ने हैं, है ना। हमारे पास में सिर्फ 5 चैप्टर है और ये पांचों चैप्टर प्रैक्टिकली हैं। इसमें कोई थ्योरी पॉइंट्स नहीं है, लेकिन थ्योरी पॉइंट्स है। कोई थ्योरी पॉइंट्स नहीं है लेकिन थ्योरी पॉइंट्स है, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल को सॉल्व करने के लिए थ्योरी को समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें इसमें थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेक श्योर कि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, लाइक बटन को भी दबा दिया है और बेल आइकन को भी दबा दिया है, जिससे कि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट कभी भी मिस ना हो। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है टेलीग्राम चैनल की लिंक, जहां पर जाकर आपको फॉलो कर देना है फटाफट से पढ़ ले 11th कॉमर्स को, ताकि आपको कोई भी अपडेट कभी भी मिस ना हो। अब पढ़ ले ऐप भी है आप लोगों के पास में, तो गो ऑन टू प्ले स्टोर एंड डाउनलोड इट, ठीक है। तो चलिए अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि अब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है। थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि कुछ तो भी एक्सचेंज करने की बात चल रही है, या यहाँ पे हम लोगों को ये देखना है कि बायर और सेलर जब कैश ट्रांजेक्शन्स के अलावा भी अगर ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब कोई ऑन द स्पॉट पेमेंट नहीं कर पा रहा हो, कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन कर रहा हो, तब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन या उसकी अकाउंटिंग को समझते हैं या उसकी अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं। तो ये आपके टर्म 2 का सबसे पहला चैप्टर है, ठीक है। और बहुत खूबसूरत चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर भी है। छोटा तो है, प्रैक्टिकली बहुत छोटा है, लेकिन थोड़ा थ्योरी पॉइंट है, तो शायद इसको पार्ट 1 या पार्ट 2 करना पड़ जाए। देखते हैं आप लोग वीडियो में कब तक बने रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। पहले तो ये जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि राइटिंग में होता है, लिखा हुआ होता है इसके ऊपर, जैसे हम प्रेम पत्र लिखते हैं ना, तो ऐसे सेलर जो होता है वो बायर को अपना प्रेम पत्र लिखकर भेजता है, जिसके अंदर अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, जो बना रहा होता है उसके द्वारा साइन किया होता है, डायरेक्टिंग अ पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर अ सर्टेन पर्सन टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है पर हमें कुछ भी समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, समझाते हैं। यहाँ पर सिंपल सी शुद्ध देसी लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक राइटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट जो कि राइटिंग में है, जिसके अंदर कुछ टर्म्स और कंडीशंस होते हैं। कंडीशंस अनकंडीशनल है, इसके अंदर कंडीशंस इस तरीके से नहीं होती कि इतना देना ही पड़ेगा। आपने जो भी अनकंडीशनल इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर जो मेकर जो बना रहा है उसके द्वारा साइन किया हुआ होता है, और जिसने उससे लिया है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, और एक सर्टन अमाउंट जो कि उस बिल के ऊपर लिखा हुआ है वो आप लोगों उसको पे करना है, ठीक है। जिस भी व्यक्ति का नाम उस बिल के ऊपर, उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो नॉर्मल लैंग्वेज में एक इंस्ट्रूमेंट जो कि राइटिंग में है, जो कि अनकंडीशनल है, उसके ऊपर एक सर्टन सम ऑफ मनी का नाम, सर्टन सम ऑफ मनी स्पेसिफाइड है, जो कि आपको एक पर्टिकुलर व्यक्ति को पे करना है विद इन स्पेसिफाइड टाइम। आपको यहाँ पर टाइम लिमिट भी पता होगी, ठीक है। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज का हमको मतलब तो समझ में आ गया, लेकिन फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, ठीक है। सॉरी, हम थोड़े से लोग ड्रॉ कर लेते हैं जिससे कि हमको समझ में आ जाए। तो ये हमारे पास में है, कोई बात नहीं, हमारी ड्राइंग अच्छी है। सब सिमिलर फेसेस ही लग रहे हैं ना, बस थोड़ा छोटा छोटा बड़े बड़े, ठीक है। हाँ, अब इनके नामकरण हम अगर करें तो ये है हमारे पास में नील भैया, ये है नितिन भैया और ये है मुकेश भैया, ठीक है। ये है नील, ये है नितिन, ये है मुकेश। अब इन लोगों के बीच में कुछ ट्रांजैक्शन होने वाला है और ये लोग एक दूसरे के साथ में बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला ट्रांजैक्शन करने वाले हैं। सपोज मान लीजिए नील भैया जो है वो हमारे पास में है सेलर, जो कुछ सामान बेचने वाले हैं, ये है बायर, ठीक है। और ये अभी हमारे पास में है थर्ड पर्सन, ठीक है। तो
नील जो कि सेलर है, नितिन जो कि बायर है, मुकेश जो कि थर्ड पर्सन है। तो ये है हमारे पास में नील, नितिन, मुकेश। अब एग्जाम्पल के तौर पे नील ने क्या करा, नील और नितिन के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हुआ जहां पर इन लोगों ने एक दूसरे से कुछ ना कुछ सेल और परचेज करा होगा, ठीक है। जब सेल और परचेज हुआ तो अब नितिन भैया ने क्या बोला कि सर मेरे पास में अभी कैश अवेलेबल नहीं है, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप मुझे उधार पे ट्रांजेक्शन दे दीजिए, मैं आपको कुछ टाइम के बाद में पेमेंट दे दूंगा। अब क्योंकि नील भैया के पास में नितिन भैया जो हैं वो रेगुलर कस्टमर हैं, तो उन्होंने क्या बोला, कोई बात नहीं आप ले जाइए, आप तो अपने घर के व्यक्ति हैं, है ना। ऐसा हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में भी देखा है कि हमारे पास में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि हमारे घर के ही होते हैं और उनको हम उधार पर सामान बेच देते हैं। हालांकि अभी बहुत सारी शॉप्स में ऐसा लिखा होता है उधारी के लिए क्षमा, क्योंकि क्या पता नितिन भैया दगाबाज निकल गए तो, पर क्योंकि हमें एग्जाम्पल पे रहना है, तो नील भैया ने कुछ सामान बेचा नितिन भैया को। नितिन भैया ने बोला मेरे पास में पैसे नहीं है, तो आप मुझे उधार पर ट्रांजेक्शन कर दीजिए। तो ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है ये हुआ है आप लोगों का उधार पे। हमेशा याद रखना क्रेडिट ट्रांजेक्शन के टाइम पर ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर वो राइटिंग इंस्ट्रूमेंट वाला फंडा जो है वो काम आ पाएगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं आएगा। जहां कैश ट्रांजेक्शन है तो कैश इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पर कोई भी कैश इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा ना कि नील भैया जो हैं, अब थोड़ा टाइम हो गया वो अपना सामान लेके चले गए। अब नितिन भैया तो भूला गए, पर नील भैया को याद आया कि अरे इनको तो याद दिलाना पड़ेगा। तो नील भैया क्या करते हैं, वो जाते हैं और अपना एक प्रॉमिसरी नोट बना के लाते हैं, सॉरी एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करते हैं, और ये वहां पे ऐसा रहता है, ऐसा पेपर, उस पर कुछ लिखा होता है। यहाँ लिखा होता है कि 10,000 रुपये आपको हमको पे करने हैं, 10,000 रुपीज छोटा सा अमाउंट है, ये आपको हमको पे करना है। और यहाँ पर इनका ऐसा कुछ भी सिग्नेचर होता है। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसके ऊपर डेट भी लिखी हुई होती है, यहाँ इधर डेट होती है, ठीक है। तो ये राइटिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो भेज देते हैं नितिन भैया के पास में। सपोज मान लीजिए ट्रांजैक्शन हुआ है हमारे पास में 3 मंथ का, 3 महीने का ट्रांजैक्शन हुआ है। अब ये जो इन लोगों ने इंस्ट्रूमेंट प्रिपेयर करा है नील भैया ने, वो नितिन भैया को भिजवा दिया। अब नितिन भैया इस इंस्ट्रूमेंट को पढ़ेंगे और इसको साइन करके वापस भेज देंगे, ठीक है। अब नितिन भैया के पास में इंस्ट्रूमेंट पहुंच जाएगा, वो इसको पढ़ लेंगे, उनको याद आएगा कि अरे यार इनकी याददाश्त तो बड़ी मजबूत है, इन्हें याद है कि पैसे देने हैं, तो वो भी साइन करेंगे बहुत अच्छे से और वापस भेज देंगे और बोलेंगे कि ठीक है मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, जो भी डेट इसके ऊपर लिखी होगी, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ होगा उसके 3 महीने के बाद में जो भी डेट पड़ेगी उस पे मैं आपको 10,000 रुपीज पे कर दूंगा। तो अब नील भैया तो खुश हो गए कि चलो ठीक है 3 महीने के बाद में पेमेंट आने वाला है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी आपने ये थर्ड पर्सन क्यों ड्रॉ करा है, तो थर्ड पर्सन इसलिए कि हो सकता है ये नील भैया जो हैं उनको भी किसी को 10,000 पे करना होगा, तो वो क्या करेंगे, जब नितिन भैया ने अपने सिग्नेचर के साथ में वो इंस्ट्रूमेंट भेज दिया, मतलब ये इट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू कैश। हाँ, मतलब अगर आपके पास में 10,000 का चेक पड़ा हुआ है, 10,000 का बिल पड़ा हुआ है, मतलब आपके पास में 10,000 कैश है, आपको इसको इमीडिएट भी कैश करवा सकते हैं, बट सर्टेन कंडीशंस और रूल्स रहते हैं उसके, पर हाँ तो ये हमेशा कैश होता है। हो सकता है कि नील भैया को भी मुकेश भैया को कुछ पेमेंट करना हो, तो उन्होंने क्या करा कि अब ये जो इनके पास में इंस्ट्रूमेंट है उसको इसने कहाँ करा कि इनको एंडोर्स कर दिया, ठीक है, इसको इन लोगों ने पे कर दिया कि अब आपको 10,000 रुपीज मिल जाएंगे 3 महीने बाद। तो इन्होंने बोला कोई बात नहीं, ठीक है, हम हमारे हिसाब से इसको एनकैश करवा लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 लोगों को देखा, सॉरी नील, नितिन और मुकेश। नील भैया ने सामान बेचा था नितिन भैया को, नितिन भैया ने सामान खरीदा था नील भैया से। इन लोगों ने आपस में अपने अपने उधार का ट्रांजैक्शन कर लिया। इंस्ट्रूमेंट जो कि राइटिंग में होता है, जो कि अनकंडीशनल होता है, उसको इन लोगों ने साइन करके एक दूसरे को भेज दिया था। अब क्योंकि नील भैया को भी मुकेश भैया को कुछ पैसे देने थे, तो उन्होंने जो उनके पास में साइन करा हुआ चेक पड़ा था जो कि हमेशा इक्विवेलेंट टू कैश होता है, वो उन्होंने उनको एंडोर्स कर दिया। एंडोर्स करने का मतलब होता है भेज दिया, ठीक है, कि मुझे किसी से पैसे लेने हैं और मेरे पास में उसका चेक पड़ा हुआ है कि मुझे उससे पैसे लेने, तो मैं उस चेक को, अगर मुझे किसी को पैसे देने हैं
तो मैं उसे चेक दे सकती हूँ कि आप इसका चेक लगा दीजिएगा और आपको पैसे मिल जाएंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक नॉर्मल लैंग्वेज में देखा जाए तो चेक ही है आपके पास में। बॉन्ड जिसे बॉन्ड नहीं सॉरी चेक जो होता है ना, हम चेक लगाते हैं। चेक आप लोगों ने देखा होगा, आपके मम्मी पापा की चेक बुक होगी, आपकी भी बैंक चेक बुक होगी। तो चेक आप लोगों ने एक दूसरे को ऐसे इधर से उधर दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये सेलर, बायर और थर्ड पर्सन नहीं चलता है। इस चैप्टर में आपके पास में टर्म्स आएंगी ड्रॉवर, ड्रॉवी और पेई, ठीक है। तो हमारे जो नील भैया होंगे ना, वो बनेंगे ड्रॉवर, ठीक है, जो कि बिल को बनाने वाले हैं। तो ये हमारे लिए बन जाएंगे ड्रॉवर, ये बनेंगे ड्रॉई और ये बनेंगे पेई। अब समझाते हैं। नील भैया ने सेलर जो होता है वो हमेशा ड्रॉवर होता है, ठीक है। हाँ, तो अब आप लोगों के पास में पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो होती हैं वो हैं ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई। ड्रॉवर वो व्यक्ति है जो कि बिल बनाने वाला है, जिसने हमें क्रेडिट ग्रांट किया है, ठीक है, समझ लो जिसने क्रेडिट को अवेल करवाया है। तो ये व्यक्ति कौन हो जाता है? नॉर्मल लैंग्वेज में हमारे पास में ये व्यक्ति है सेलर नाम से। ड्रॉवी कौन होता है? जिसको बिल्स भेजे जाते हैं साइन करने के लिए कि आपसे हमको इतने पैसे लेने हैं, तो आप हमें इतने महीने के बाद में दे दीजिए। और दूसरी लैंग्वेज में जिसको हमने क्रेडिट ट्रांजैक्शन अवेल करवाया है वो हमारे लिए होता है ड्रॉवी, मतलब ये कौन हो जाएगा? बायर। अब पेई जो होता है जिसको पेमेंट मिलने वाला है, ठीक है, जिसके पास में अल्टीमेट कैश जाने वाला है, वो होता है पेई। अब ये कई बार ड्रॉवर भी हो सकता है, ठीक है, या फिर ड्रॉवर को किसी और को पैसे देने हो तो वो अपना जो चेक उसके पास में आया होता है वो किसी और को अगर एंडोर्स कर दे तो वो पेई बन जाएगा। मोस्टली केसेस में ड्रॉवर ही हमारा पेई होता है, लेकिन कुछ केसेस के अंदर में पेई थर्ड पर्सन बन जाता है। तो पेई वो व्यक्ति है जिसके पास में अल्टीमेट कैश जाने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को इन टर्म्स को अच्छे से याद रखना है। नील भैया कौन है? ड्रॉवर है। नितिन भैया कौन है? ड्रॉई है। और मुकेश भैया कौन है? पेई है। तो ये नील, नितिन, मुकेश आप लोगों के बनेंगे ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई, ठीक है। ड्रॉवर ऐसे भी याद रख सकते हो, सेलर, बायर और जिसके पास में अल्टीमेट कैश जाने वाला हो। पेई कभी कभी मोस्ट ऑफ द केसेस में पेई हमारा ड्रॉवर ही होता है जो बिल बनाकर भेजने वाला होता है। ड्रॉवर ही बिल बनाएगा, उसको साइन करेगा और फिर ड्रॉवी के पास में भेजेगा कि आपको मुझे इतने पैसे देने हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास में होते हैं ड्रॉवर भैया। ड्रॉवी भैया जो उस बिल को देखेंगे, पढ़ेंगे, उनको फिर याद आएगा कि हाँ मुझे किसी को कैश पेमेंट करना है, तो वो व्यक्ति जो है वो हमारे लिए ड्रॉवी बनेंगे। और पेई भैया वो होंगे जिनके पास में अल्टीमेट कैश जाने वाला है, ठीक है। तो नील, नितिन, मुकेश से याद रख लेना, या फिर सेलर, बायर या कैश, अल्टीमेट कैश जिसके पास में जाने वाला हो उससे याद रखना, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये 3 टर्म समझ में आई होगी। ये 3 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, ड्रॉवर कौन होगा, ड्रॉई कौन होगा, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, समझ में आ जाएगा। अब आपके पास में टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज कितने कितने होते हैं। हम लोगों के पास में ये जो वीडियो है आप लोगों की, ये डिलीटेड सिलेबस के हिसाब से ही बनाई गई है, पर क्योंकि हमें पढ़ना सब कुछ है, ठीक है। मैंने आपको उस वीडियो में बोला था, जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी टर्म 2 की, कि हम लोग पढ़ेंगे सब कुछ लेकिन फोकस उसी पर देंगे जो कि हमारे टर्म 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे अकोमोडेशन पढ़ने के बाद में ये सोचेंगे कि दी अकोमोडेशन ऑफ बिल तो है ही नहीं, कोर्स में आप कैसे पढ़ा रहे हैं। तो अकोमोडेशन ऑफ बिल को आपको पता होना चाहिए कि वो अकोमोडेशन ऑफ बिल होती क्या है, ठीक है। तो आपके पास में 2 तरीके के बिल होते हैं, एक होता है ट्रेड बिल और एक होता है अकोमोडेशन बिल। ट्रेड बिल वो होता है जो कि हमारे रोजाना ट्रांजैक्शंस में होता होगा, जो कि हम ट्रेड में करते होंगे, मतलब सप्लायर हो गया, मैन्युफैक्चरर हो गया, इनके अंदर होलसेलर, रिटेलर्स के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो कि ट्रेड ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसमें एक्सेप्ट किया जाने वाला बिल हमारे लिए ट्रेड बिल होता है। समझ में आया? जो कि बिजनेस ट्रांजैक्शन की डीलिंग्स को हेल्प करता है, वो वाला बिल हमारे लिए ट्रेड बिल होता है, ठीक है। ये लिखा है ना यहाँ पर, फॉर ट्रेड ट्रांजैक्शन, ठीक है, या फिर बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए जो हेल्पफुल होता है वो वाला बिल मेरे लिए होता है ट्रेड बिल। अब एकोमोडेशन बिल कौन सा बिल होता है? अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर म्यूचुअल हेल्प, ठीक है।
ये आप लोगों के सिलेबस में ही नहीं है ये वाला पार्ट, पर फिर भी मैंने ये बिल बता दिया है क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन डेफिनेशन कभी पूछ ली तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए। जनरली जब आप किसी की म्यूचुअल हेल्प करते हो कि आपको किसी से पैसे लेने हैं या किसी ने आपसे पैसे मांगे, तो अगर आप बाय चेक उसको हेल्प करते हो तो वो हमारे लिए होता है अकोमोडेशन बिल। ठीक है, इज कॉल्ड अकोमोडेशन बिल। जहां पर आप किसी की हेल्प कर रहे हो, कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, इसकी अकाउंटिंग बहुत खतरनाक होती है, जो कि अगर जो बच्चे सीए करने वाले हैं फाउंडेशन लेवल पे आपको अकोमोडेशन बिल देखने को मिलेगा। ठीक है, हमारे सिलेबस में इसका पार्ट नहीं है, ना 12th में है ना 11th में है, सिर्फ हमें इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है कि अकोमोडेशन ऑफ बिल का मतलब होता है जब आप किसी की म्यूचुअल हेल्प करते हैं या आपको कोई म्यूचुअल हेल्प कर देता है, पैसे दे देता है, उधार दे देता है, तो वो आप लोगों के लिए बिजनेस ट्रांजेक्शन के अलावा आप किसी से पैसे लेते हैं, ठीक है, लेंड करते हो या फिर आप उधार मांगते हो, क्रेडिट लेते हो या फिर लेंड करते हो, तो वो आप लोगों के लिए जो बिल बनता है वो बिल बन जाता है हमारे लिए अकोमोडेशन बिल। अब बिल की जो शक्ल होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, जहां पर यहाँ पर स्टैंप आता है, ठीक है, जिस एंटरप्राइज ने इसको दिया है वो ये डेट वेट इनकी सब कुछ एड्रेस वेड्रेस आ जाता है, कितने का है वो। अब यहाँ जो लिखा हुआ है रिटर्न इंस्ट्रूमेंट 3 months after date pay to me or to my order the sum of ₹10,000 only for value received। ठीक है, ये 2 जो हैं इनसे हमको पैसे लेने हैं, ठीक है, और ये उनके मैनेजर के या जिसने भी ये बिल ड्रॉ करा होगा उसके सिग्नेचर होंगे। बड़ी बड़ी फर्म्स में मैनेजर्स होते हैं और अकाउंटेंट्स होते हैं जो कि यहाँ पर साइन करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके की शक्ल होती है जिसपे ये सब कुछ लिखा होता है। एड्रेस डेट 1/6/2003 का है, तो बहुत पुराना है, 2022 का हो जाना चाहिए अब तो ऐसा होता है ये। ठीक है, वैसे इसकी शक्ल बनाने को नहीं आएगी, आप लोगों को इसकी अकाउंटिंग करने को आएगी, तो उस पर चलते हैं अपन। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं कि परचेज और सेल जो है वो हमें क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाती है। अगर कभी कैश नहीं हो तो आप बिल की हेल्प के थ्रू उधार में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। डिस्काउंटिंग फैसिलिटी होती है, जनरली ऐसे हम लोगों को डिस्काउंट मिलता तो है, लेकिन जब आप बिल से ट्रांजेक्शन करने जा रहे होते हैं या फिर आप चेक इस्तेमाल करते हैं तो आपको डिस्काउंट और अच्छा मिलता है। ठीक है, आपके लिए इजी हो जाता है। जैसे हम कभी किसी को कैश देते हैं तो हमारे पास में कोई प्रूफ नहीं होता कि मैंने इसको कैश दिया था, लेकिन जब हम किसी को बिल दे रहे होते हैं तो मेरे पास में बिल होता है, पूरा प्रूफ होता है, मेरी बैंक से वो बिल कटा हुआ है, डिस्काउंट कराया हुआ है, तो मेरे पास में वो प्रूफ है, तो मैं उसको लीगल अंडरटेकिंग्स के तौर पे उसको पैसा रिकवर कर सकती हूँ। ठीक है, और ये जो सब कुछ ये रन किया जाता है अंडर नेगोशिएबल एक्ट। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, स्टार्टिंग में लिखना चाहिए था ये तो, हाँ, तो ये है आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। (1881) इस एक्ट के अंदर आपको ये सब कुछ देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये लीगल लॉ के अंदर आप लोग अगर पैसे दे रहे हो तो ये लीगल प्रोसीडिंग से आप अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में एंडोर्समेंट, हम कैश को भी इंडोर्स कर सकते हैं, इससे उसको देना, लेकिन हम चेक को भी दे सकते हैं कि अगर मुझे किसी थर्ड पार्टी को पे करना है तो मैं, अब मुझे जो बिल रिसीव हुआ है वो मैं किसी और को इंडोर्स कर सकती हूँ। सर्टेनिटी एज टू पेमेंट, मुझे पता है कि मुझे पेमेंट मिलेगा ही मिलेगा, अगर वो पेमेंट नहीं भी कर पाया तब भी मुझे पेमेंट मिलेगा। ठीक है, जब कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है तो सबसे पहले हमने पढ़ा था ना कि क्रेडिटर्स का पेमेंट होता है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स का पेमेंट होता है, वो जो सीक्वेंस था पेमेंट का, तो क्रेडिटर्स हमारे पास में ये बोलेंगे ना, बैंक का पेमेंट हमें पहले करना है, तो ये वाला कि मुझे पेमेंट मिलेगा ही मिलेगा। नो रिमाइंडर टू डेटर, जिससे मुझे पैसे लेने हैं उसको मुझे रिमाइंड कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके गले में घंटी बंधी हुई है कि मेरी बैंक में पैसे जाने वाले हैं, तो मेरा चेक डिसऑनर नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे मतलब इजी लैंग्वेज में बाउंस, खैर बाउंस वाउंस कोई वर्ड नहीं होता अकाउंटिंग लैंग्वेज के अंदर, अगर आपका चेक पे नहीं कर पाया या इनकैश नहीं हो पाया तो वो डिसऑनर हो जाता है। पेरेंट्स से सुना होगा कि बिल चेक बाउंस हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, तो उससे क्या होता है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी खराब होती है। ठीक है, तो अगर हम, जैसे हमें किसी से कैश लेना हो तो हम बार बार फोन लगाएंगे, सर प्लीज पैसे दे दीजिए, प्लीज पैसे दे दीजिए, लेकिन जब हमारे पास में किसी का चेक है, मतलब हमें किसी से पेमेंट लेना है लेकिन वो चेक के थ्रू लेना है, तो वो रिमाइंडर फिर उसके आप अपने आप जाता है, क्योंकि हमें उसकी बैंक में पैसे डालने हैं, तो अगर वो इनकैश नहीं हुआ तो क्रेडिटेबिलिटी जो है वो उसकी खराब होगी कि उसके पास पैसे नहीं थे, तो फिर बहुत सारी आगे समस्याओं का उसको जो है फेस करना पड़ सकता है। ठीक है,
तो इसलिए कोई रिमाइंडर देने की भी जरूरत नहीं, बार बार इतने फोन लगाने की भी जरूरत नहीं है हमें। कन्वीनियंट मीन ऑफ ट्रेड, हमारे लिए ये सबसे कन्वीनियंट है। अगर जहां पर कैश ट्रांजेक्शन अवेलेबल नहीं हो तो फिर तो ये बेस्ट है। वैलिड एविडेंस ऑफ डेब्ट, ठीक है, कि हमने किसी को उधार दिया है उसका ये वैलिड एविडेंस है। बहुत सारे लोग जब बड़े बड़े अमाउंट का लोन अगर बिना चेक से दे देते हैं तो वो बहुत बड़ी रिस्क पे देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिससे वो ये प्रूफ कर दें, अनलेस और अनटिल वो कैमरे सीसीटीवी और इसके अंदर में दे रहे हों। तो इसलिए ये एविडेंस बन जाता है कि हमने आपको पेमेंट दिया था या आपने हमसे कुछ ना कुछ खरीदी उधारी करी थी, तो मुझे आपसे ये पैसे चाहिए। तो जनरली ये आप लोगों के लिए इजी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह इजी मीन्स ऑफ ट्रेड बन जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जो थ्योरी पार्ट थी वो खत्म हो गई है। अब आपके पास में आ रहा है प्रोमिसोरी नोट, ठीक है। अब ये थोड़ा सा अलग है बिल्स ऑफ एक्सचेंज से, पर ये प्रोमिसोरी नोट भी वो राइटिंग इंस्ट्रूमेंट ही है, अनकंडीशनल ही है, इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ लिखित होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वहां पर सेलर भैया बनाकर भेज रहे थे, यहाँ पर बायर भैया बनाकर भेजेंगे, ठीक है। containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of certain person or to the bearer of the instrument, सब कुछ है। और ये जो है नॉट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट, इसको हम इक्विवेलेंट टू कैश नहीं मानते हैं। प्रोमिसोरी नोट में ऐसा होता है कि आप किसी को ऐसे लिखित में लिख के देते हैं कि मैं वादा करता हूं, हालांकि प्रोमिसेस आर ऑलवेज मेंट टू बी ब्रोकन, बट कोई बात नहीं सॉरी। प्रोमिसरी नोट जो है वो इंस्ट्रूमेंट राइटिंग में ही है, अनकंडीशनल है, बहुत सारी चीजें वैसी सेम टू सेम है, पर उसमें क्या होता है कि आप इसको बैंक में नहीं लगाते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप बैंक में ले जाते हो, वहां पर आप इसकी सारी अकाउंटिंग करवाते हो और फिर पैसे मिलते हैं। प्रोमिसरी नोट ये होता है कि जहां पर आप लिखित में लिख के देते हैं कि मैं पलक राजपूत वादा करती हूँ कि मैं इस व्यक्ति को इतना इतना अमाउंट इतने दिनों बाद देने वाली हूँ, और उस पर मेरे सिग्नेचर होंगे। अगर मैं कोई फर्म रन कर रही हूँ, कंपनी रन कर रही हूँ, तो मेरे कंपनी का सील स्टैंप होगा, ठीक है, वो डेजिग्नेशन पूरा वहां पर ड्रॉ किया जाएगा ताकि वो प्रूफ एविडेंस रहे। स्टैंप पेपर जैसा समझ लो आप, जिसके ऊपर आपने लिख दिया है, कहते हैं ना, तो चीज लिख दी जाती है वो सत्य हो जाती है। तो ये मेरे पास में किसी का रिटर्न एविडेंस है कि आपने मुझे ये लिख कर दिया था और आप उससे पलट नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये प्रॉमिसरी नोट की शक्ल ऐसी होती है कि आई पलक राजपूत डू प्रॉमिस टू पे सर्टन व्यक्ति द सम ऑफ रुपीज इतना, रीपेमेंट इज टू बी मेड इतना इतना इतना, और ये सिग्नेचर हो जाती है और डेट लिखी होती है और सब कुछ लिखा होता है। इंटरेस्ट रेट अगर मैं देने वाली हूँ तो वो इंटरेस्ट रेट भी मेंशन होती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है 6% इंटरेस्ट रेट के साथ में, और इतनी इतनी इक्वल इंस्टॉलमेंट्स होंगे, जितना भी होगा वो सब कुछ इसके अंदर होता है। और ये प्रॉमिसरी नोट मुझे जिसको देना है मैं उसके पास में भेज देती हूँ, ठीक है। तो ये छोटा सा सुंदर सा व्यक्ति होता है ये। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसा बैंक में ले जाना करना इतनी झंझट नहीं होती है, बस ऐसा लिख के दे दो और वो एक्सेप्ट हो जाता है। डिफरेंस दोनों में ये है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो हमारे ड्रॉवर भैया बनाते हैं, लेकिन ये हमारे ड्रॉई भैया बनाएंगे, या फिर जो कि पे करने वाला है, पेई, ठीक है। तो अब आपके पास में है कुछ फीचर्स जो कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट दोनों के हैं। तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज के हैं और ये प्रॉमिसरी नोट के हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट होता है राइटिंग में, ये हम लोगों ने देख लिया। इट मस्ट बी साइन बाय द मेकर, मतलब कौन, नील भैया के द्वारा ये साइन किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे नील भैया ही इसे बनाने वाले हैं। अकाउंटिंग लैंग्वेज के अंदर इट मस्ट बी साइन बाय द ड्रॉवर, ठीक है, जो कि इसको ड्रॉ करने वाला है, उसके द्वारा साइन किया जाना चाहिए, और अच्छे से सेलर, ठीक है। अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए, इसके अंदर कोई भी जबरदस्ती की कंडीशंस नहीं होनी चाहिए कि ऐसा भी करो वैसा भी करो। अनकंडीशनल होना चाहिए, विदाउट एनी कंडीशन। ऑर्डर मस्ट बी टू पे मनी एंड मनी ओनली, इसके अलावा कोई और वार्तालाप यहाँ पर नहीं होगी, सिर्फ पैसे देने हैं और पैसे लेने की बातचीत ही होनी चाहिए। जो आपको अमाउंट देना या लेना है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है, मतलब लेना ही है, जो लेने वाला व्यक्ति होता है वही ड्रॉ कर रहा है इसको, इसलिए तो जो पैसे आपको लेने हैं वो उसके अंदर स्पेसिफिक होने चाहिए। अनशर्ड अमाउंट नहीं लिखा होना चाहिए 10-15 हज़ार रुपए दे दो, ऐसा नहीं है, 10,000 या फिर 15,000, ठीक है। अमाउंट मस्ट बी पेड विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, जो कि वक्त आपने मेंशन करा है उस वक्त के अंतर्गत आप हमें पेमेंट कर दीजिए। नेम ऑफ द ड्रॉवी, जिससे पैसे लेने हैं उसका नाम मेंशन होना चाहिए। ये कौन है, हमारे नितिन भैया, हाँ ये हमारे नितिन भैया थे जिनसे हमें पैसे लेने हैं, ठीक है। नील भैया कौन थे, मेकर भैया थे, और ड्रॉवी भैया कौन है, हमारे नितिन भैया,
नितिन भैया हैं, है ना, तो उनसे हमें पैसे लेने हैं, तो उनका नाम मेंशन अच्छे से होना चाहिए, उनके बारे में सब कुछ, उनका एड्रेस वेड्रेस सब लिखा होना चाहिए, और वो हमारी फर्म का स्टैंप उसके ऊपर होना चाहिए, जो भी आपकी ऑफिशियल सील सिग्नेचर होगा वो सब कुछ, और डेट, जिस डेट को आप उसको बना रहे हो वो डेट वहां पर मेंशन होनी चाहिए। तो ये फीचर्स जब होंगे किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर तो वो कहलाएगा हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अब आते हैं प्रॉमिसरी नोट की तरफ, और जहां पर हम देखेंगे इसके कुछ अच्छे अच्छे फीचर्स, जो कि एक है ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो होता है जिसको आप इधर से उधर दे सकते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दे सकता है, वो होता है हमारे लिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये भी राइटिंग में होना चाहिए, ओरल और ऐसा ऐसा ड्राइंग करके या फिर ऐसे इशारों में कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए। इसका भी प्रॉमिस जो होता है वो सिर्फ मनी पे करने का होना चाहिए, क्योंकि बाकी प्रॉमिसेस चलते नहीं हैं। पैसे पे करने का प्रॉमिस करो और उसको निभा दो। ठीक है, वो भी डेफिनाइट होना चाहिए। प्रॉमिस टू पे मस्ट बी डेफिनाइट। आप जो प्रॉमिस कर रहे हैं मनी पे करने का, वो भी आपका सोच समझ कर कि हाँ इतने वक्त लिख रहा हूँ तो इतने वक्त में दे दूंगा ना, ये सब कुछ सोच विचार कर कर आप उसको बनाएं। इट मस्ट बी अनकंडीशनल, ये भी अनकंडीशनल होना चाहिए। अंडरटेकिंग टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल, सारी चीजें अनकंडीशनल होना चाहिए, कोई भी उल्टी सीधी कंडीशंस यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। और इट मस्ट बी साइन बाय द मेकर, ये भी हमारे मेकर भैया द्वारा साइन किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मेकर कौन है? हमारे ड्रॉवी भैया, जो कि पैसे पे करने वाले हैं, वो हमारे लिए ये प्रॉमिसरी नोट बनाकर हमें यहाँ पर भेजेंगे। यहाँ पर जो मेकर है वो बन जाएंगे नितिन भैया, और जिसको पे होने वाला है वो जिसको पे होने वाला होता है उसको बोलते हैं पेई। ठीक है, तो वो बन जाएंगे हमारे नील भैया। यहाँ पर थर्ड पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जनरली यहाँ पे दो ही लोग पार्टी में होते हैं, एक होता है मेकर और एक होता है पेई। मेकर वो व्यक्ति होता है जो कि मेक्स द प्रॉमिस टू पे द अमाउंट। इट इज द पर्सन हु हैज अवेल्ड द क्रेडिट, जिसको हमने उधारी दी है वो हमारे लिए बन जाता है मेकर। पेई कौन होता है? इज द पर्सन टू हुम पेमेंट इज टू बी मेड, जिसको मुझे पैसे देने हैं, जिसने मुझे उधारी दी है, वो मेरा कर्जदार जो है वो है ये। इट इज अ पर्सन हु हैज ग्रांटेड द क्रेडिट। ठीक है, इन चीजों को याद रखना। हु हैज, मेकर भैया कौन है आप लोगों के लिए? मेकर वो है हु हैज अवेल्ड द क्रेडिट। ठीक है, और पेई भैया कौन है हमारे लिए? जो कि हु हैज ग्रांटेड द क्रेडिट। ठीक है, तो इन दोनों में से जिसको भी आपको जो बनाना हो, सपोज मान लीजिए ये हमारे पास में है मेकर और ये है हमारे पेई। ठीक है, इनको पैसे देने हैं, ये जो हैं पैसे देंगे और इनको इनसे पैसे लेने हैं। तो जनरली ये जो है हमारे लिए एक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ये हमारे जो होते हैं वो बनते हैं क्रेडिटर, और ये बन जाता है डेटर। ठीक है, जिससे मुझे पैसे आने हैं वो मेरी एसेट होगी, जिससे मुझे पैसे देने हैं वो मेरी लाइबिलिटी होगी। तो जिसको पैसे देने होते हैं उसको हम क्रेडिटर बोलते हैं ना, तो ये हमारे क्रेडिटर हैं और ये हमारे डेटर हैं। प्रॉमिसरी नोट में दो ही व्यक्ति हैं, मेकर और पेई। मेकर वो व्यक्ति जिसको हमने उधार दिया था, ठीक है, तो वही प्रॉमिसरी नोट बनाएगा और वो हमको भेज देगा। पेई वो व्यक्ति जिसने उधार दिया था, जिसको और जिसने में वक्त याद रखना और आपको याद हो जाएगा। ठीक है, पेई वो व्यक्ति होता है जिसको पैसे मिलने वाले होते हैं या जिसने पैसे पहले दिए थे, तो वो हो जाता है। यहाँ पर ये दो लोग ही हैं। अब इसके बाद में आप लोगों को देखना है डिफरेंस, बहुत छोटा सा है। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और फिर आप लोगों की अकाउंटिंग है। तो अपन अकाउंटिंग तो कल करेंगे, आज आप लोगों की थ्योरी पार्ट पूरा कर देते हैं। अब यहां पर डिफरेंस है आप लोगों के पास में बिल्स ऑफ एक्सचेंज में और प्रॉमिसरी नोट के बीच में। ठीक है, ड्रॉवर कौन होता है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्रॉवर जो होता है क्रेडिटर होता है यहाँ पे, जिसको पैसे देने हैं वो बिल बनाता है। और प्रॉमिसरी नोट में कौन होता है? जिसको पैसे देने हैं वो बिल बनाता है। मतलब यहाँ पर क्रेडिटर इज द ड्रॉवर और यहाँ पर डेटर इज द ड्रॉवर। ऑर्डर एंड प्रॉमिस जो होता है, ये जो होता है ऑर्डर टू पे, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे तुम्हें देने हैं, और इट इज अ प्रॉमिस कि मैं वादा करता हूं कि मैं आपको इतने पैसे पे कर दूंगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर टू पे है और ये प्रॉमिस टू पे है, दोनों में डिफरेंस होता है गाइस। ठीक है, तो याद रखें इसे, इट इज ऑर्डर टू पे और इट इज प्रॉमिस टू पे।
प्रॉमिसरी नोट जो होता है वो प्रॉमिस टू पे होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज जो होते हैं वो ऑर्डर टू पे होता है। हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कि आपको हमें इतने पैसे देने हैं, तो कृपया कर कर हमें इतने पैसे प्रदान कर दीजिए, हमारे बैंक खाते में डलवा दीजिए, ठीक है। और प्रॉमिस टू पे कि मैं वादा करता हूं कि मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा। एक्सेप्टेंस जो होती है, इसके अंदर आपको एक्सेप्टेंस जो हो ड्रॉवी से लेनी पड़ती है, जिससे हमको पैसे आने होते हैं, जिससे हमको पैसे लेने हैं, उसकी एक्सेप्टेंस जरूरी है। यहां पर इट डज नीड एक्सेप्टेंस बाय द ड्रॉवी, ठीक है। हाँ, तो एक्सेप्टेंस यहाँ पर आपको जो देखनी है, एक्सेप्टेंस आपके बिल ऑफ एक्सचेंज में जो है वो आपको ड्रॉवी से लेनी, मतलब कौन, नितिन भैया, उनको नील भैया बनाकर भेजेंगे। सेलर जो है वो बायर को अपना बिल ऑफ एक्सचेंज बनाकर भेजेगा और फिर वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन प्रॉमिसरी नोट में क्या होगा कि नितिन भैया नील को प्रॉमिसरी नोट भेजेंगे, ठीक है। मतलब बायर सेलर को प्रॉमिसरी नोट भेजेगा और उसकी एक्सेप्टेंस, यहाँ पर बायर की एक्सेप्टेंस चाहिए तो यहाँ पर सेलर की एक्सेप्टेंस चाहिए, ठीक है। लिख देती हूँ यहाँ पे, यहाँ पर हमें बायर की एक्सेप्टेंस, यहाँ पर बायर की एक्सेप्टेंस चाहिए और यहाँ पर हमें सेलर की एक्सेप्टेंस चाहिए, ठीक है। ड्रॉवी में कंफ्यूजन मत हो जाओ, क्योंकि ड्रॉवी यहाँ पर चेंज हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉवर जो है वो क्रेडिटर है, तो ड्रॉवी मेरा डेटर हो जाएगा। लेकिन प्रॉमिसरी नोट में ड्रॉवर ही मेरा डेटर है, तो मेरा जो ड्रॉवी है वो सेलर हो जाएगा, जिसको मुझे पैसे देने हैं, ठीक है। पार्टीज यहाँ पर जो होती हैं 3 तरीके की होती हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 तरीके की पार्टीज होती हैं, जिनके नाम आप लोगों ने याद कर लिए, नील, नितिन और मुकेश, ठीक है। इससे याद रखो, या तो फिर ड्रॉवर, ड्रॉवी और पेई और ड्रॉवर सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। और नील, नितिन, मुकेश वाला एग्जाम्पल याद कर लेना तो आपको समझ में और आ जाएगा। यहाँ पर 2 ही पार्टीज होती हैं, नेमली होते हैं उनके, एक तो प्रॉमिसर जो कि मेकर होता है और एक होता है पेई जिसको हमको पे करना होता है, ठीक है। लाइबिलिटी जो होती है वो यहाँ पर, लाइबिलिटी ऑफ द ड्रॉवर अराइजेज ओनली इफ द एक्सेप्टर डज नॉट पे। लाइबिलिटी कब अराइज होगी, अगर जिससे हमको पैसे लेने हैं वो मना कर दे कि मैं पैसे नहीं दूंगा, तब मेरी कोई लाइबिलिटी पे मतलब अराइज होगी कि यार अब तो चिंता की बात हो गई है। लाइबिलिटी मतलब चिंता, तो वो चिंता का विषय हो जाएगा। प्रॉमिसर हैज द प्राइमरी लाइबिलिटी टू पे, क्योंकि प्रॉमिसर ही यहाँ पे वो चेक हमें वो नोट लिख के देने वाला है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं इतने पेमेंट दे दूंगा, तो उसकी तो प्राइम लाइबिलिटी ही है कि उसको पेमेंट देना है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइबिलिटी कब होगी, जब हमें जिससे पैसे लेने हैं, हमारा जो डेटर है वो मना कर दे कि मैं पैसे नहीं दूंगा, तो वो चिंता का विषय है। लेकिन प्रॉमिसरी नोट में चिंता का विषय तो उसके लिए सबसे पहला ही पार्ट होता है कि मैंने उसको प्रॉमिसरी नोट दे दिया है, तो अब मुझे किसी भी हालत में वो पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। नोटिंग और प्रोटेस्टिंग क्या होती है, तो अगर डिसऑनर हो जाए, बाउंस होने के केस में आपके पास में इट इज बेटर टू गेट इट नोटेड एंड प्रोटेस्टेड फॉर नॉन पेमेंट। आप जब बैंक में बिल डालेंगे, अभी आप लोग अकाउंटिंग करोगे तो डिसऑनर भी होगा। बहुत सारे ऐसे नालायक लोग होते हैं जीवन में जो कि पेमेंट नहीं करते हैं, तो फिर आपका जो चेक है वो डिसऑनर हो जाएगा, जिस वजह से क्या होता है कि आप या तो उसको नोटिंग चार्जेस दिलवा देते हैं, ठीक है। जब डिसऑनर होता है तो कुछ सर्टेन अमाउंट आपका कट जाता है, या नोटिंग चार्जेस जिसको कहते हैं वो लगता है। यहाँ पर क्या होता है, इन दिस केस नोटिंग इज नेसेसरी, यहाँ पर आपकी नोटिंग नेसेसरी ही है। यहाँ पर आप बिल ऑफ एक्सचेंज पे करा सकते हो अगर आप कराना चाहो तो, प्रॉमिसरी नोट में जरूरी नहीं है। कॉपीज जो होती हैं, अगर आप फॉरेन बिल बनाते हैं, ठीक है, फॉरेन बिल के केस में 3 कॉपियां निकलती हैं। अदरवाइज अगर लोकली आप एंडोर्समेंट कर रहे हैं, लोकली आप बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर रहे हैं, तो सिर्फ 1 कॉपी बनाना जरूरी है। लेकिन फॉरेन बिल के टाइम पे आपको 3 कॉपीज इसकी बनानी पड़ती हैं। प्रॉमिसरी नोट में हमेशा 1 कॉपी ही प्रिपेयर होगी, भले ही वो फॉरेन का हो या फिर लोकली आपको उसको देना हो, ठीक है। स्टैम्प जो होता है, बिल पेएबल ऑन डिमांड नीड नॉट टू बी स्टैम्प बट अदरवाइज स्टैम्प वुड बी नेसेसरी। जो कि डिमांड पे किए जाने वाले बिल होते हैं, जिसके अंदर डेट मेंशन नहीं होती कि उसका पेमेंट कब होना है, उसको हमें स्टैम्प कराने की जरूरत नहीं होती। अदरवाइज बाकी जितने भी बिल होते हैं उनको हमें स्टैम्प कराना जरूरी है, ठीक है। और
प्रॉमिसरी नोट तो स्टैम्प कराए बिना ले ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी सिग्नेचर और सील स्टैम्प नहीं होंगे तब तक तो वो प्रॉमिसरी नोट वैलिड ही नहीं होगा। ठीक है, तो प्रॉमिसरी नोट को आपको स्टैम्प कराना जरूरी है। बिल ऑफ एक्सचेंज में सिर्फ आपके जो बिल पेएबल ऑन डिमांड होते हैं उनको आपको स्टैम्प कराना नहीं जरूरी होता। बाकी आपके जितने भी स्टैम्प होते हैं उन सबको आपको बाकी आपके जितने भी बिल होते हैं उन सबको आपको स्टैम्प कराना बहुत 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 जरूरी होता है गाइस। ठीक है, समझ गए मेरी प्यारी जनतागण? ये आप लोगों का डिफरेंस था। डिफरेंस थ्योरी पार्ट से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी आ सकता है। ऑब्जेक्टिव हो गया तो कुछ भी पूछ सकते हैं, सब्जेक्टिव हो गया तब भी ये क्वेश्चन आ सकता है, थ्योरी थोड़ी तो पूछेगा ना। ठीक है, तो थ्योरी पॉइंट से ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखकर जाइएगा इसको। ड्रॉवी ड्रॉवर इन सब में रिफ्लेक्शन अपने वो कंफ्यूजन को क्रिएट मत कीजिएगा, अलग अलग पढ़ो और फिर साथ में दोनों को कंपेयर करके पढ़ो। ठीक है, तो समझ में आता जाएगा। अब है आपके पास में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स में आप लोगों को ड्रॉवर पता है अब कि ड्रॉवर कौन होता है गाइस? कमेंट कर सकते थे आप लोग, पर कोई बात नहीं। ड्रॉवर वो व्यक्ति होता है जो कि हमारे लिए हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा होता है। ठीक है, समझ गए? वो व्यक्ति ड्रॉवर होता है जो कि बिल बनाता है या प्रॉमिसरी नोट लिखकर भेजता है। ड्रॉवी वो होता है जिससे हमें पेमेंट लेना होता है। ठीक है, पेई कौन होता है? जिसके पास में अल्टीमेट कैश जाने वाला होता है। वो थर्ड पर्सन भी हो सकता है या तो ये इटसेल्फ खुद ड्रॉवर भी हो सकता है। ठीक है, अभी पढ़ा था। टर्म ऑफ बिल क्या होता है? टर्म ऑफ बिल मतलब जिस दिन आपने बिल बनाया, ठीक है, जिस दिन आपने बिल बनाया, डेट ऑन विच बिल इज ड्रॉन, टू ड्यू डेट। जिस डेट पर बिल बना है और जिस डेट पर बिल हमारा मैच्योर होने वाला है या उसका पेमेंट होने वाला है, उससे लेकर उस तारीख से लेकर इस तारीख तक का जो बीच का समय होता है उसे कहते हैं टर्म ऑफ बिल। जनरली टर्म ऑफ बिल जो होते हैं वो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने जितने भी होना होते हैं वो आपके क्वेश्चन में आपको गिवन होंगे। ड्यू डेट क्या होती है गाइस? ड्यू डेट होती है हमारी जो कि जनरली आपकी पेमेंट डेट हो। ठीक है, जैसे सपोज मान लो 1 जनवरी को पेमेंट करना, 1 जनवरी को आपने किसी को उधार ट्रांजेक्शन किया और उसने बोला कि मैं आपको 3 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा, मतलब 1 अप्रैल, तो आपकी जो ड्यू डेट बनेगी ना वो 1 अप्रैल आ जाएगी। जो 3 महीने बाद, जो टर्म ऑफ बिल के बाद में जो डेट आएगी ना वो डेट आपकी बनेगी ड्यू डेट। डेज ऑफ ग्रेस क्या होते हैं? हमेशा 3 दिन ही ग्रेस के दिए जाते हैं, 3 दिन की और मोहलत दे दी जाती है कि अगर वो व्यक्ति 1 अप्रैल को पेमेंट नहीं कर पाया तो उसके पास में 3 दिन और होते हैं कि वो पेमेंट कर दें, इसलिए उसको ग्रेस दे दी जाती है। जैसे बहुत सारे बच्चों को ग्रेस देते हैं ना स्कूल वाले कि चलो कोई बात नहीं यार, थोड़े से नंबर दे देते हैं, पास हो जाएगा, 2-3 मार्क्स की बात हो जब। तो डेज ऑफ ग्रेस में भी आपके पास में 3 दिन और होते हैं। 1 अप्रैल के बाद में 3 दिन और, मतलब कितने दिन हो गए? 4 अप्रैल। तो जो डेट ऑफ मैच्योरिटी होती है वो हो जाएगी मेरी 4 अप्रैल। इसको और ऐसा लिख देते हैं, ड्यू डेट प्लस डेज ऑफ ग्रेस। ठीक है, जब ये दोनों कर देते हैं तो हमारे पास में आ जाती है हमारी डेट ऑफ मैच्योरिटी, जिस दिन मुझे बिल का पेमेंट होने वाला है, जिस दिन मुझे चेक का पेमेंट होने वाला है। ठीक है, चेक बोलते हैं हम लोग तो थोड़ा नॉर्मल लगेगा हम लोगों के लिए। तो डेट ऑफ मैच्योरिटी वो हो गई। डेज ऑफ ग्रेस हमेशा 3 दिन मिलते हैं। ड्यू डेट जिस दिन पर आपका बिल जो है वो पेमेंट के लिए तैयार होने वाला होता है, प्लस 3 दिन मिला दो उसके अंदर तो वो बन जाएगी डेट ऑफ मैच्योरिटी। फिर है बिल एट साइट और ऑन डिमांड। ये वही बिल है जिसको आपको स्टैम्प कराने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये बिल जब ड्रॉ किया जाता है इसका पेमेंट तभी होता है जब आप इसकी डिमांड करते हैं या उसका नोटिस साइन करवा देते हैं कि मुझे डिमांड ड्राफ्ट सुना है आप लोगों ने, ये वैसा वाला बिल होता है। ठीक है, कि आप जब इसके अंदर कोई डेट मेंशन नहीं होती है, इसके अंदर डेट मेंशन नहीं होती है। ठीक है, तो डेट मेंशन जिस बिल के अंदर नहीं हो वो हमारा बिल एट साइट और ऑन डिमांड होता है। जब भी उस बिल की डिमांड होगी तब आप उसका पेमेंट कर देंगे, इसके अंदर डेट मेंशन जो है वो नहीं होती है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल जो होती है वो क्या कहलाती है प्रिय जनतागण? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब होता है कि जब आप बिल को डिस्काउंट करवा लेते हैं। जनरली जब आप
किसी का मतलब जब आप अपना बिल्स रिसीवेबल या फिर बिल जो है जब आप बैंक में जमा करवाते हैं तो बैंक उसके कुछ चार्जेस काटती है, ठीक है, वो पेमेंट करने के कुछ चार्जेस काटती है, तो उस चार्जेस को कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल होना, ठीक है। जनरली ये चार्जेस जो होते हैं जिसने बिल बनाया है उसकी बैंक से कटते हैं, तो जिसने बिल भेजा है, जिसको पैसे देने हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसको पैसे मिलने वाले होते हैं उसकी बैंक से ये पैसे कट जाते हैं, ठीक है। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल वो होता है। एंडोर्समेंट ऑफ बिल अभी आप लोगों को समझ में आ गया कि आपको किसी और को पैसे देने, तो आपके पास में जो ऑलरेडी बिल पड़ा है आपने वो किसी और को दे दिया। बिल सेंट फॉर कलेक्शन के लिए क्या होता है, कई बार क्या होता है ना कि ये वाला जो हिस्सा है ये हमारी प्रिय बैंक हमारे लिए उपयोग करती है, हमें बैंक फैसिलिटी देती है। आप लोगों को शायद जब अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी जो बैंक के फंक्शंस होते हैं, बैंक उसमें आपके लिए ये वाला फंक्शन भी प्रोवाइड करती है कि वो आप लोगों के बिल्स कलेक्ट करने का काम भी करती है। तो क्या होता है ना कि बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास में बहुत सारे बिल्स आते हैं, तो अब क्या पता गलती से हो जाए, उनसे ऐसी गलती हो जाए, क्योंकि गलती तो हर किसी से हो सकती है और गलती सिर्फ एक ही व्यक्ति की वजह से हो सकती है, दैट इज आपको पता है वो कौन है। तो कभी क्या हो कि अगर ऐसा हो कि कोई सा बिल रह जाए पेमेंट कराने में, बैंक जाने में रह जाए, तो क्या होगा, नुकसान हो सकता है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, वो डायरेक्टली बैंक के एजेंट को एक ऐसा ऑर्डर देते हैं कि आप हमारे जितने भी बिल्स हैं उनको हमारी मैच्योरिटी डेट के ऊपर हमको उनको एक एनकैश करा दिया कीजिएगा, ठीक है। तो अब वो लाइबिलिटी जो है कि उसका कैश उसको रिसीव होना चाहिए, वो मेरे सर पे नहीं है, वो उसके सर पे हो जाती है बैंक वाले के, कि उसको मेरा जो बिल है वो डेट ऑफ मैच्योरिटी के ऊपर लगाना है बैंक के अंदर, ठीक है। तो वो मेरे साथ में नहीं कि पड़ा पड़ा मेरे ड्रॉवर में तो खत्म ही हो जाए, वो इतने सारे चेक्स आए, इतने सारे बिल आए, तो वो तो ड्रॉवर में कलेक्ट होते जा रहे हैं, पैसे तो मिल ही नहीं पा रहे हैं, कभी कोई छूट जाए। तो इसलिए हम बैंक वालों को बोल देते हैं कि प्लीज जब भी इनकी डेट्स आती जाएंगी आप इनको निकालते जाइएगा, ठीक है। डिसऑनर ऑफ बिल क्या होता है, बाउंस होना, ठीक है। हमारे पेरेंट्स की लैंग्वेज में क्या होता है ना, इसका मतलब हो जाता है बाउंस होना, चेक बाउंस हो जाता है, जब उसे कहते हैं डिसऑनर ऑफ बिल। नॉर्मल अकाउंटिंग लैंग्वेज में जब आपका बिल पेमेंट पे करने में फेल हो जाता है तो उसे कहते हैं डिसऑनर ऑफ बिल, ठीक है। अब जब डिसऑनर होता है तभी आपकी नोटिंग होती है, ठीक है। हमने पढ़ा था ना अभी कि अगर जब डिसऑनर हो जाए तो आप बिल की नोटिंग करा सकते हैं। अब नोटरी पब्लिक कौन होती है, ये वो ऑफिशियल ऑफिसर होते हैं जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं नोटरी पब्लिक के लिए, ठीक है, नोटिंग ऑफ बिल के लिए, प्रोटेस्टिंग ऑफ बिल के लिए। नोटिंग चार्जेस वो होते हैं जब आपका बिल डिसऑनर हुआ है तब आपको बैंक को आपको वो नोटरी ऑफिसर्स को पे करना होता है, वो आपके जो होते हैं वो नोटिंग चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो वो आपके बैंक से ही कट जाते हैं, इसलिए ये तीन टर्म्स इंपॉर्टेंट है, नोटिंग ऑफ बिल आप लोगों के लिए तीन टर्म्स इंपॉर्टेंट है, नोटिंग ऑफ बिल, नोटरी पब्लिक, ये यहाँ के ऑफिशियल ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। नोटरी पब्लिक के जो ऑफिशियल ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिशियल ऑफिसर होते हैं ये लोग सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के, ठीक है, जो कि आपके बिल डिसऑनर के टाइम पे अब वो नोटरी पब्लिक का पूरा एक अलग सेटअप होता है, उसमें आ जाते हैं। नोटिंग चार्जेस वो होते हैं, ये जो होती है ये फीस होती है जो कि आपको पे करनी होती है ये ऑफिशियल ऑफिसर्स को, ठीक है। नोटिंग ऑफिसर्स लिख देते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। तो रिटायरमेंट ऑफ बिल क्या होता है कि जब आप लोग अपनी मैच्योरिटी डेट से पहले ही पेमेंट कर देते हैं, बड़े ही अच्छे लोग होते हैं वो चमत्कार हो गया वाली बात होती है कि जो आपकी मैच्योरिटी डेट है उसके पहले ही अगर आपको पेमेंट हो जाता है तो वो कहलाता है आप लोगों के लिए रिटायरमेंट ऑफ बिल, ठीक है। तो जब भी आपको पेमेंट आपकी ड्यू डेट या फिर आपके मैच्योरिटी डेट से पहले हो जाए तो आप कहेंगे उसके लिए रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल क्या होता है कि जो आपका पहला बिल था उसको आपको कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि सामने वाली पार्टी जो है वो पेमेंट करने में असमर्थ है, तो वो आपके पास आएगी, वो आपको अप्रोच करेगी और बोलेगी कि मैं ये वाला चेक कैंसिल कर दीजिए, नया बिल ड्रॉ करके मुझे दे दीजिए 2 महीने बाद का, तो आपको पेमेंट मिल जाएगा। तो जब आप वो नया बिल बना रहे होते हैं ना तो वो कहलाता है आप लोगों के लिए रिन्यूअल ऑफ बिल। अकोमोडेशन ऑफ बिल तो आप लोगों को पता ही है कि जब आप बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के अलावा किसी की म्यूचुअल हेल्प करने की कोशिश कर रहे होते हैं वो बिल आप लोगों के लिए बन जाते हैं अकोमोडेशन बिल, ठीक है। निगोसिएशन वो होता है कि जब आप आपके बिल ऑफ एक्सचेंज को
किसी भी पर्सन को दे देते हैं तो वो मतलब अल्टीमेट पेमेंट उस व्यक्ति को होने वाला है जिसके पास में ये बिल जाएगा, तो वो कहलाता है कि आपने आपके बिल को निगोशिएट कर दिया है। ठीक है, तो हाँ, अब यहाँ से इसके बाद में आपका सारा प्रैक्टिकल एक्सपोजर शुरू होगा कि अकाउंटिंग ऑफ बिल कैसे होती है, जो जनरल एंट्रीज जो है आपकी वो कैसे कैसे ड्रॉ करेंगे। ये तो सिंपल ही है, कुछ 5 तरीके की जर्नल एंट्रीज आपको देखनी है और वो खत्म हो जाएगी। पर क्योंकि आज थ्योरी पार्ट थोड़ा सा हेवी हो गया है तो हम कोशिश करते हैं कि हम कल के टाइम में हम इसका पूरा प्रैक्टिकल खत्म कर देंगे। मतलब ये वीडियो आपके पास में आ रही है शायद ट्यूसडे के दिन, तो ट्यूसडे के बाद में आपकी आएगी एक वीडियो थर्सडे को, तो थर्सडे को आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आप इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। और उस दिन हम इसकी पूरी अकाउंटिंग, जितनी भी तरीके से इसकी जर्नल एंट्रीज ड्रॉ हो सकती हैं, डिसऑनर के केस में जब बनता कैसे, रिन्यूअल तो हमारे केस का पार्ट ही नहीं है, इसमें से 2 चीजें तो आपको हट ही गई, रिटायरमेंट ऑफ बिल और रिन्यूअल ऑफ बिल। ठीक है, तो वो तो आपको अकाउंटिंग करनी ही नहीं है, तो बची हुई 5 जो अकाउंटिंग है वो आप लोगों को यहाँ पर देखनी है, तो वो प्रैक्टिकल अपन करेंगे थर्सडे को। तो आई होप यू ऑल गाइज एंजॉयड द वीडियो। आप लोगों को समझ में आया होगा, कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, और अच्छे से पूछो, थोड़े वैलिड डाउट पूछो कि मैम ये समझ में नहीं आया, पहले इसको बुक से गो थ्रू कर लेना। मैंने इसको जितना भी ये मटेरियल यूज करा है ये सारा का सारा TS ग्रेवल्स से बनाया गया है आप लोगों के लिए। आप चाहें तो उससे भी पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो अपनी जो होती है वो NCERT, ठीक है, देवता, उसको पढ़ के उससे भी कर सकते हैं। थ्योरी इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें सब्जेक्टिव अप्रोच पढ़ना है। ठीक है, सब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव अपने आप ही कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सब कुछ मेकर, पेई, ड्रॉवर, ड्रॉवी, इन सब के नाम याद करना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं चलती हूँ, अब हम मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। स्कूल्स बंद हो गए हैं गाइस 31 जनवरी तक, तो एंजॉय करो। एंजॉय करने का मतलब है घर पर पढ़ाई करो। स्कूल बंद हो गए मतलब ये नहीं कि पढ़ाई बंद हो गई है। ठीक है, तो हम लोग आप लोगों के साथ में हैं, बिल्कुल भी डरे ना, घबराए ना कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा, स्कूल खुलेंगे नहीं, एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आप लोगों को अपना बेस्ट देना है। कभी भी डिमोटिवेट मत होइए, सरकार का डिसीजन हम सबके फेवर में होगा। ठीक है, तो बस घर पर रहो। आपका जो टाइम आपको मिला है उसको बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कीजिए। ठीक है, आप लोग बहुत स्पेशल बच्चे हैं इसलिए आप लोगों को इतना सारा टाइम दिया जा रहा है पढ़ने के लिए, तो अच्छे से यूटिलाइज करो इसको। 11th वालों, आपका बेस अच्छा बनेगा तो आपकी 12th अपने आप अच्छी हो जाएगी, है ना। तो अपन मिलेंगे थर्सडे को। अब अपन चलते हैं और अपन प्रिपरेशन करेंगे प्रैक्टिकल एक्सपोजर और प्रैक्टिकल अकाउंटिंग की इसकी। तो अपनी पेन, कॉपी, पेंसिल, रबर, स्केल, शार्पनर सब तैयार रखना थर्सडे के दिन, और बस अपन अकाउंटिंग करते जाएंगे। हालांकि एक और न्यूज़ है कि मेरी एग्जाम्स थी अभी CA फाउंडेशन की, वो बहुत अच्छी गई हैं। पेपर हालांकि बहुत अच्छे आए थे, पर हाँ, आप लोगों की ब्लेसिंग्स और लव की वजह से बहुत अच्छा गया है मेरे सारे पेपर। ठीक है, मैथ्स भी बहुत अच्छा गया है, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड आई विश यू ऑल द लक। तो चलो मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखो, घर पर रहो, सुरक्षित रहो। कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज 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 डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड ध्यान रखो। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय, टेक केयर।